नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या कुछ पैसा आप छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए और कुछ लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में अब आप जब चाहे तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या शॉर्ट टर्म के लिए फार्मा सेक्टर फंड में निवेश करना सही होगा? नेगेटिव रिटर्न वाले फंड से दूसरे में निवेश पर कंपाउंडिंग का कैसे फायदा होगा? स्कीम चुनते वक्त क्या अल्फा बीटा ये सब देखना जरूरी होता है? और फंडनामा में आज हम जानेंगे क्या होते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड और किसको इसमें निवेश करना चाहिए। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है यूनोवेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विपिन खंडेलवाल। विपिन, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद स्वाति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, सब ठीक ठाक। पहला सवाल लेते हैं। अर्पित सचदेवा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अर्पित जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैडम। मैं गोरखपुर से बात कर रहा था। गोरखपुर से, ओके। एक्चुअली आई एम इनटू आईटी सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली तो मैम आजकल फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। तो मैम मेरा सवाल ये था कि क्या मैम फार्मा सेक्टर में ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए मैम क्या इवॉल्व कर सकता हूँ, अपना मनी मैम एसआईपी कर सकता हूँ उसमें? कितने दिनों के लिए? शॉर्ट टर्म से क्या मायना है आपका? कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहेंगे? मतलब अभी जैसे अगर देखा जाए तो काफी इवॉल्व कर रहा है, तो अराउंड मतलब अगर 1 से 2 ईयर के लिए अगर देखूं मैं। पिछले 1 साल में इनफैक्ट फार्मा सेक्टर का काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिला है। इंडेक्स में निफ्टी फार्मा को अगर चेक कीजिए तो 1 साल में इसका रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा है विपिन, और इसलिए इस सेक्टोरल फंड की तरफ लोगों का रुझान एकाएक बढ़ा है कि यहाँ पे बढ़िया तेज़ी मिल रही है। बताएं, 1 से 2 साल के लिए आप चाहते हैं अर्पित इसमें निवेश करना? अगर मैम अगर फ्यूचर इसका काफ़ी हाई है तो मैम आगे भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। बट अभी जो करंटली अगर देखा जाए सिचुएशन के हिसाब से तो मैम ठीक है। विपिन? हाँ स्वाति। अर्पित, स्वाति ने जैसे बताया पिछले 1 साल का रिटर्न फार्मा फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। चाहे आप इंडेक्स देख लीजिए या किसी फंड को देख लीजिए, 50% से शायद ज्यादा रिटर्न है कुछ फंड्स में। तो जी अब ये सेक्टोरल या किसी भी थीमेटिक फंड की खास बात रहती है कि जब उनका टाइम आता है तो ऐसा लगने लगता है कि इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो फार्मा फंड के साथ भी यही कुछ हो रहा है। कोविड की बैकग्राउंड में वो बहुत ही ज्यादा उछाल लिया उन लोगों ने। पर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है। वो ये कि उनके लिए एक बहुत डिसिप्लिन चाहिए एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। आज आप सोच रहे हैं जब 50% रिटर्न आ गया है कि मुझे फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना है, पर मेरे हिसाब से जो उनके सबसे अच्छे दिन है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। कुछ ज्यादा 50% जैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो मेरी सलाह में आप इस तरह के फंड्स को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, एंट्री एग्जिट करने का एक मानस चाहिए। जरूरी नहीं हर किसी के पास हो वो। और अगर लंबे समय के बाद आप इन्वेस्टेड रह गए तो एक डाइवर्सिफाइड फंड की तरह रिटर्न्स आपको देगा। ज्यादा अच्छा है कि आप डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको अक्रॉस थीम, अक्रॉस सेक्टर्स, अच्छे बिजनेसेस में एक्सपोजर देगा और आपको बार-बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज इस सेक्टर में लगाऊं कि कल किस सेक्टर में लगाऊं। और एक्चुअली ये जो लालच आता है ना वो 66.84% एक फंड का। अब ऐसे में ना किसी का भी मन डोल जाएगा कि अरे यहाँ पर जरा निवेश कर लिया जाए तो बेहतर होगा। अर्पित जी मैम, देखिए आपने ये जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं ना उनको टाइम करने की ज़रूरत होती है। आपको नहीं पता कब कौन सेक्टर चलेगा, कब कौन सा नहीं चलेगा। तो अभी जो आप देख कर आ रहे हैं कि ऑलरेडी 50% का रिटर्न आ गया है, थोड़ा सा और अभी डाल दो तो और बढ़ जाएगा शायद।
तो ये एकदम गारंटी नहीं है कि ये अगले 1 साल में या अगले कुछ महीने में ऐसा ही रिटर्न दिखाए। और दूसरी बात ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है कि अभी 1 साल के लिए डाल के देखते हैं, अगर अच्छा रहा तो उसको और बढ़ा देंगे, ये म्यूचुअल फंड में ऐसे काम ना करें तो बेहतर होगा। थोड़ा प्लानिंग करें और उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए। ये स्ट्रैटेजी आपको कभी ना कभी फंसा देगी। ओके मैम, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, अभिजीत जी का ईमेल के ज़रिए सवाल भेजा है। 1 साल से ये निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। SIP इनकी चल रही है पराग पारेख, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, SBI फोकस्ड, म्यूरे एसेट लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, और अभी कुछ दिनों पहले फ्रैंकलिन फीडर फंड भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। 35 साल इनकी उम्र है, 25 साल तक निवेश करना चाहते हैं। सवाल इनके 2-3 हैं इनफैक्ट। पहला सवाल ये है कि अगर कोई फ़ंड स्विच करते हैं उसके परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है विपिन? कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसका फैक्टर होता है वो होता है टाइम, समय। तो अगर आप कंपाउंडिंग का जादू देखना ही चाहते हैं तो 15, 20, 25 साल तक इन्वेस्टेड रहिए। ये एक मूलभूत नियम है जो फॉलो करना होता है किसी को। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करें, कहीं कि हमें बाद में किसी लॉस मेकिंग या अंडर परफॉर्मिंग फंड से शिफ्ट करके किसी अच्छे फंड में जाना होगा तो क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा? मेरी मान्यता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अभी भी इन्वेस्टेड हैं, बस अपना एक तरह से वाहन चेंज कर रहे हैं। आप एक फंड से दूसरे फंड में जा रहे हैं, इन्वेस्टेड तो आप अभी भी हैं जी। तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप कॉस्ट होते हैं जो स्विचिंग के या फिर टैक्स वगैरह लगता है उसको कम से कम लेकर रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। पर स्विच करना फंड को, क्योंकि बेहतर फंड की तरफ जाना है, वो कंपाउंडिंग पे आपके इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, तो अगर निवेशित रहेंगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता रहेगा, अगर निवेश रोक देंगे तो वहाँ पर दिक्कत है। अगला सवाल इनका ये है कि ये डेट फंड के बदले फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सेफ्टी इनके लिए ज़्यादा मायने रखता है और इन्हें लगता है कि 1% या 1.5% के एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए वो रिस्क लेना बहुत मतलब का नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी पर ये आपकी राय चाहते हैं। बहुत ही मैच्योर सोच है एज एन इन्वेस्टर इनकी। रिस्क को सेपरेट करना जानते हैं, कहाँ रिस्क लेना है कहाँ नहीं लेना है जी। तो एफडी से रिटर्न पाके अपने सेफ पोर्टफोलियो को वहां इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां रिस्क ना ही ले, क्योंकि सारा रिस्क इक्विटी की तरफ लिया जा रहा है। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसे कंटिन्यू करिए। अच्छा, होता ये है ना विपिन कि हमने डेट फंड को नॉर्मली ऐसे कहा हुआ है या एक पोजीशन किया गया है कि यहाँ पे आपको बैंक की सेविंग अकाउंट और एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ये टैक्स इफ़िशिएंट होगा, और उस चक्कर में लोग 25,000 30,000 या छोटी छोटी रकम भी वहाँ पर पार्क करने की सोचने लगते हैं। आई गेस वो स्ट्रैटेजी मुझे भी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं लगती है। बहुत बड़ी रकम हो तो समझ में आता है, जहाँ पर वो 1% 1.5% का फ़र्क समझ में आए। आपको क्या लगता है? जी हाँ, मतलब रकम बहुत बड़ी हो तो ही डिफरेंस भी देखने को मिलता है जी। अगर कोई हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है और उनको सोचना पड़ेगा कि मैं अगर अपना 30% 20% टैक्स बचा सकूं तो मेरे लिए क्या डेट फंड बेहतर रहेंगे, हाँ वो सोच सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी एक बड़ी बात है, वो ये कि आपको मन की शांति कहाँ मिलेगी। अगर आपका फंड डेट फंड में है और फ्रैंकलिन और इस तरह के जो केसेस हुए हैं वैसा कुछ हो गया है तो कोई फायदा नहीं हुआ, फिर आप अचानक से रातों की नींद गायब कर लिए। तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपना सेफ फंड जो एफडीज, पीपीआई, पीपीएफ जैसी जगहों पे रखें, फिक्स्ड इनकम वहां रखें और इक्विटी को अलग रखें, वो बेहतर रहेगा। ओके तीसरा सवाल, इन्होंने जब पहली बार सवाल भेजा था तो उसमें उन्होंने बैलेंस्ड फंड लिखा था, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि लिक्विड फंड के अलावा और ऐसे इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव क्या है जहां पर इमरजेंसी फंड को पार्क किया जा सके। इमरजेंसी फंड को अगर समझें तो ये वो फंड है आपका जो एक बहुत ही कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां पर आपने बाकी फंड्स तक नहीं पहुंच सकते, तो ये आपकी हेल्प करने चाहिए। कोई जॉब चली गई है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो ये फंड आपको इमीडिएटली आपके पास मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ इसे सबसे ज्यादा सेफ रखने की जरूरत है इस फंड को। अगर इसको थोड़ा और बारीकी से देखा जाए तो आपके 6 से 12 महीने के खर्चे
जो कि इमरजेंसी फंड के नाम के हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल भी रिस्क ना ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और उसके लिए एफडी या ऐसे लिक्विड फंड जो किसी भी प्रकार का रिस्क ना लेते हो, और सबसे बड़ी बात ट्रेड रिस्की है, वो ना ले, ऐसे ही जगह पे रखना चाहिए। चाहे आपको रिटर्न कम मिले कोई बात नहीं, आपका मनी सेफ रहेगा और एक्सेसिबल रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हाँ, उससे अगर 6 से 12 महीने से ऊपर का इमरजेंसी फंड है और उसे आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर आप थोड़ा रिस्क लेने की सोच सकते हैं। और वहां पर हाइब्रिड जैसे ऑप्शन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। हाइब्रिड में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे हम जानते हैं। मेरी सुझाव से डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक ऐसा कैटेगरी रहेगा जो फंड की जो रिस्क है उसको काफी कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि ये फंड्स मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से अपना इक्विटी का जो अनुपात है वो चेंज करते रहते हैं। 20% से 80% तक वेरी कर सकता है इक्विटी का जो पोर्शन है, इन्वेस्टेड पोर्शन जो। तो अगर आप लिक्विड फंड के बियॉन्ड देखना चाहते हैं तो हाइब्रिड में डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो भी 12 महीने से ऊपर के खर्चों के इमरजेंसी फंड्स के इन्वेस्टमेंट के। ओके। और इनका आखिरी सवाल है कि इनके पास फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड में निवेश किया है। इन्होंने जानना चाहते हैं कि आने वाले यूएस इलेक्शन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस फंड पे पड़ेगा या नहीं। ये जहाँ तक ये फ्रैंकलिन फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज की बात ही कर रहे हैं, तो इलेक्शंस और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और इन इवेंट्स का कुछ ना कुछ प्रभाव तो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में पड़ता ही है। तो क्या ये यूएस इलेक्शंस का इनका प्रभाव हो सकता है, कहना मुश्किल है। हो भी सकता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इनसे प्रभावित ना रहिए, इनसे प्रभावित ना होइए। अगर आपका एलोकेशन इस फंड की दरकार रखता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके। यहाँ पर अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ शैलजा जी फोन लाइन पर हैं। शैलजा जी नमस्ते। नमस्ते। बताइए क्या। हेलो जी स्वाति जी, थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। पहले शुक्रिया सवाल भेजने के लिए। पूछिए। मुझे यही बोलना था कि मेरा पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है ना। हाँ जी। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मिनिमाइज करना चाहिए। ओके। बहुत सारे फंड उसमें ये हो गए है ना। हाँ जी, बहुत सारे। हाँ, बहुत ज्यादा हो गए। और मेरा गोल तो वेल्थ क्रिएशन है मेरे बेटे के लिए। अच्छा, आपकी उम्र क्या है शैलजा जी? 46। और ये पैसे आप अपने बेटे के लिए निवेश कर रही हैं? हाँ, वैसे ही है। कितने सालों तक के लिए निवेश कर रही हैं? 10 से 15 साल तक मैं कर लूंगी आराम से, ऐसे लगता है मुझे। अच्छा, ओके, ठीक है। और आपको बस पोर्टफोलियो छोटा करना है ताकि आप इसको सही तरीके से मैनेज कर सके। हाँ, और एक और सवाल था कि मैंने आपके प्रोग्राम में ऐसे देखा था कि जो रेगुलर फंड रहते हैं ना, उसमें जो एडवाइजर रहता है उसको कुछ कमीशन जाता है या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो मैं सोच रही थी कि आपके इसमें ग्रो जो ऐप है, मैंने ऐसे यूट्यूब में वगैरह देखा कि वो चार्जेस नहीं लेते, तो ये स्टॉप करके मैं वहाँ नहीं, ये जवाब विपिन दे उसके पहले मैं ही कहती हूँ, आप मत खुद से कीजिए। आपसे मैनेज मुझे नहीं लगता अभी आप उस लेवल पे पहुंची हैं जहाँ पर आप खुद से मैनेज कर पाए। आप जिनके थ्रू कर रही हैं आप उनके थ्रू कीजिए। पोर्टफोलियो पर आए जो 5, 5, 10, 6, 16, 19 और 4, मतलब कैसे कर लिया इतना? विपिन बताइए इसको। नहीं, पहले तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब शुरू किया मैंने 2010 या 14 में, तब मुझे कुछ पता ही नहीं था, है ना। कोई बात नहीं, में वो एडवाइजर नहीं कर लिया। कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं हम। विपिन जी बताइए इसको जरा, इतने सारे फंड को कितने फंड में सिमटा दिया जाए? चलिए, तो अच्छी बात है कि ये अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काम ना करते, पोर्टफोलियो इनके लिए काम करेगा। फंड को कम करना चाहते हैं। जी, मैंने जहाँ काउंट किया तो 21 फंड स्कीम से जी एक तरह से पूरा मार्केट ही खरीद लिया। और अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है उसमें 3 या 4, 5 फंड होने चाहिए जो अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को या वेल्थ को ग्रो कर सके। तो जैसा मैंने कहा 3 या 4 फंड रखिए, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप। इनके थ्रू आप जितना भी आपको एक्सपोजर चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का वो सब मिल जाएगा।
ठीक है। आपके ही पोर्टफोलियो में 2 फंड ऐसे हैं जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक एक्सिस ब्लू चिप जो कि लार्ज कैप के लिए है, एक है डीएसपी मिड कैप जो मिड कैप के लिए है। अच्छा। मैं समझ सकता हूँ कि स्मॉल कैप को देख के भी आपका मन थोड़ा सा तो मचलेगा कि इस तरफ क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो एक एसबीआई स्मॉल कैप आप रखना चाहते हैं उसे भी रख सकते हैं। बट एक फंड जो आपको इंक्लूड करना चाहिए मल्टी कैप कैटेगरी में, वो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इन 4 फंड्स के साथ आप आगे बढ़िए, 10-15 साल में आप ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जो रिलेटेड बात मैं कह दूं कि बहुत सारे फंड जब हो जाते हैं हमारे पास, तो उनका जो अनुपात या रेशियो जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होता है वो बहुत बिखर जाता है। तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस फंड से हमें कितना फायदा मिल रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो भी फंड ले, कम से कम 10% उसमें इन्वेस्ट करें, कम से कम। चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, 20%, 30% तक करने में भी कोई नुकसान नहीं है। ओके। ये उसको इतनी ताकत देता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक डिफरेंस बना सके। एक फंड 20% पे है, वो डबल हो गया तो 40% हो जाएगा। ये जरूरी है समझना। जी जी। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। शैलजा जी, शैलजा जी, हाँ जी, आपको ना एक्सिस ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप और ये 2 कंटिन्यू कीजिए। साथ में मल्टी कैप में एक पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये 3 फंड इतना बहुत है, ठीक है। ओके। और स्मॉल कैप कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मत रखिए स्मॉल कैप, इतना बहुत है। अब फिलहाल इतना रखिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिएगा बाकी सब में से बंद करके इन तीनों में बांट दे पैसे। ओके। और ये पूछूं क्या मैं कि कॉर्पस कितना जमा होगा इसमें से? आप कितना निवेश कर रही हैं? 37,000। 37,000 पर मंथ तो कर रही हूँ। 20,000 ऐड भी करती हूँ हर महीने। अच्छा। और सोच रही हूँ कि 4,000 पराग पारिक में भी और ऐड कर दूंगी। अभी मैं आपका सिर्फ इस पे चेक करके बता देती हूँ। 37,000 से अगर आप 20-25 साल के लिए निवेश कर रही हैं, तो आपके पास कुछ 5 करोड़ के आसपास जुड़ सकता है। और अभी तक मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो भी 22-23 लाख है ना? वो मुझे नहीं पता, वो हमने चेक नहीं किया है। ठीक है, ओके चलो। ओके, थैंक्स। थैंक यू। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगला सवाल लेते हैं। माया ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। जानना चाहती हैं कि स्कीम चुनते वक्त अल्फा बीटा देखना कितना जरूरी है, ये क्या बताता है स्कीम के बारे में? विपिन, देखिए, किसी भी स्कीम के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किसी न किसी इंडेक्स या मार्केट बेंचमार्क के साथ आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि वो स्कीम ने उस मार्केट बेंचमार्क के साथ में अच्छा किया या पूरा किया, और उसके लिए काफी रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा बीटा उनमें से 2 हैं। अल्फा ये बताता है कि रिटर्न कितना एक्स्ट्रा बना, बीटा ये बताता है कि रिस्क कितना लिया गया उस बेंचमार्क के मुकाबले। तो रेशियोज ठीक है, लेकिन मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि फंड की स्ट्रेटेजी क्या है, उस स्ट्रेटेजी को किस तरह से एक ट्रैक रिकॉर्ड में देखा गया है, और जो कि वेल्थ की ग्रोथ में यूज हुई है। इन सब बातों का ज्यादा मान्यता है किसी फंड के इवैल्यूएशन में, बजाय सिर्फ अल्फा या बीटा देखने के। तो ये जो दिखाते हैं स्कीम के परफॉर्मेंस, उदाहरण के तौर पे ये जो निपॉन इंडिया फार्मा के बारे में हम आई थिंक पहले बात भी कर रहे थे, इसका अल्फा दिखा रहा है 7.21। तो इसका मतलब ये है कि ये बेंचमार्क से इसने 7.21% ज़्यादा कमा के दिया है। जी हाँ, सिंपल शब्दों में समझे तो बेंचमार्क ने 100 दिया होगा, इसने 107 दिया। तो ये हर दिन चेंज होता होगा? जी हाँ, मार्केट के रिटर्न के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। अच्छा। अगर आपका फंड नीचे गिरा और वो 106 पे आ गया 107 से, और बेंचमार्क अभी भी बेंचमार्क मान लीजिए 100 से 101 पे पहुंच गया, तो आपका अल्फा 5 रह गया। ओके। कंपटीशन बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपली अगर समझे तो ऐसे ही होगा, ऐसे काम होगा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ।
फंडनामा में हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग जो कैटेगरी है उसकी बारीकियों को आसान शब्दों में समझते हैं। अब हाइब्रिड फंड में एक कैटेगरी है, एक सब कैटेगरी कह लेंगे, इक्विटी सेविंग्स फंड। कहाँ निवेश, इसमें कुछ ऐसा साफ साफ समझ में नहीं आता नाम पढ़ के कि इसका निवेश कहाँ होता है विपिन? हाँ, नाम का काफी प्रॉब्लम है कैटेगरीज के साथ और ऐसी कैटेगरीज के साथ खासकर। पर अगर इक्विटी सेविंग्स फंड्स को देखें तो ये एक तरह से 3 अलग तरह के फंड्स का संगम है जी। इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज। मतलब इक्विटी और डेट तो सभी लोग ज्यादातर समझते हैं किस तरह के फंड है। आर्बिट्राज को अगर हम एक जल्दी से समझे तो 2 मार्केट्स में अगर एक ही चीज का अलग अलग प्राइस चल रहा है तो आप एक जगह से खरीद के दूसरी जगह से बेच देते हैं और अपना मुनाफा रख लेते हैं। आर्बिट्राज मोटा मोटा ऐसे काम करता है। तो इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज के इस कॉम्बिनेशन को इक्विटी सेविंग फंड यूज करता है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि आर्बिट्राज का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। आर्बिट्राज की स्ट्रेटजी को यूज करके ये फंड 2-3 काम करता है। एक तो ये कि अपने रिटर्न्स को लॉक कर लेता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक जगह से खरीदा दूसरी मार्केट में बेच दिया, हाथों हाथ एक रिटर्न जो अपने हाथ में आ गया। तो ऐसा हुआ तो उसकी वजह से आपका मार्केट से जो लिंक है वो थोड़ा कम हो जाता है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। और फाइनली आर्बिट्राज को इक्विटी का ही दर्जा दिया गया है जी। तो है कि इक्विटी सेविंग फंड्स वैसे तो हाइब्रिड फंड है, लेकिन इसकी वजह से, इस एक आर्बिट्राज की वजह से उसको इक्विटी का ही टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आप देखिए रिटर्न्स लॉक हो गए, रिस्क कम हो गया और साथ में इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिल गया। ये इक्विटी सेविंग फंड्स आपको ऑफर करता है। समझने की बात एक और ही रह गई है कि अगर ये सब रिटर्न्स को मिनिमाइज या रिटर्न्स को लॉक करके रिस्क को मिनिमाइज करता है तो उसका इम्पैक्ट रिटर्न्स पे भी आएगा। रिटर्न्स आपको इक्विटी फंड जैसे नहीं मिलेंगे। अब जैसे देखो आप अगले पिछले 5 सालों में कोई एवरेज रिटर्न एक इक्विटी सेविंग्स फंड्स का जो 8% के आसपास है, ये एक्सपेक्टेशन अगर किसी की है तो इक्विटी सेविंग फंड वैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ओके। ये यहाँ पर 65% मिनिमम इन्वेस्ट होता है इक्विटी में, मिनिमम 10% डेट में और बाकी आपने कहा कि आर्बिट्राज और हेजिंग के लिए काम आता है। तो बस यहाँ पे अग्रेसिव हाइब्रिड में और इक्विटी सेविंग फंड में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर इक्विटी सेविंग में आर्बिट्राज है और वहाँ पर ये नहीं है, राइट? हाँ, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में आर्बिट्राज ना के बराबर ही होता है। पूरी तरह मार्केट के रिस्क को एक्सपोज रहते हैं और उसकी वजह से उनकी वैल्यू में भी उछाल जो काफी होता है, जो गिरता बढ़ता काफी है। ओके। इसमें एग्जांपल दूं तो मार्च अप्रैल में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके 25 से 30% तक गिर गए थे, जो कि किसी इक्विटी फंड के बराबर है। जबकि अगर आप इक्विटी सेविंग फंड को देखें तो शायद वो आधे ही गिरे थे। ओके ओके, ऑलराइट। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे बेचा जाता है। आपकी राय क्या है इस पर? बहुत ही गलत स्टेटमेंट है ये, एक बिल्कुल गलत पिक्चर इन्वेस्टर को प्रेजेंट करता है। जहां इक्विटी शब्द का इस्तेमाल हो गया वहां सेफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इक्विटी मार्केट से लिंक्ड होता है। मार्केट के प्राइसेस में ऊपर नीचे अगर कुछ भी हुआ तो फंड की वैल्यू में भी ऊपर नीचे होगा। अच्छा। आपने आज पैसा लगाया, कल हो सकता है उसकी वैल्यू नीचे चली जाए, तो सेफ नहीं कह सकते उसको। सेफ एफडी ऐसी चीज होती है या लिक्विड फंड कोई हो तो उसकी ऐसी चीज होती है। तो सेफ नहीं कह सकते हैं, लो रिस्क कह सकते हैं, लेस वॉलेटाइल कह सकते हैं। ओके, वो ज्यादा सही तरीका होगा इनको डिस्क्राइब करने का। ओके। और क्विकली 2 सवाल, किस तरह के निवेशकों के लिए ये स्कीम बढ़िया रहेगी और दूसरा किस तरह की समय सीमा या समय अवधि हम इस निवेश में, इस तरह की स्कीम में डाल सकते हैं? जब इंडस्ट्री ने इस कैटेगरी के फंड्स को लॉन्च किया तो उनका मुख्य मानना ये था कि एक नया इन्वेस्टर जो इक्विटी की तरफ पहला कदम ले रहा है उसके लिए ये फंड बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम रहेगी, जिसके रिस्क जो है आपके इन्वेस्टमेंट के होने का वो काफी कम हो जाता है। अच्छा। और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, स्मूथ सा। आप 5-10% के अंदर ही आपका काम हो जाता है। तो ये एक बात है, एक तरह का इन्वेस्टर। दूसरा इन्वेस्टर वो होता है जो रकम काफी है, शायद एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उन्हें रिस्क नहीं लेना है। उनका प्राइमरी एम ये है किसी तरह से हमारा कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमें ज्यादा रिस्क ना लेके थोड़ी इनकम आती रहे, थोड़ी ग्रोथ होती रहे, हम इसमें खुश हैं। तो वो इन्वेस्टर्स भी इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इक्विटी सेविंग्स फंड को इतने आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए। और
आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हम दें, हमारे एक्सपर्ट दें, तो अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिए या फिर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए। सब डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए, जब भी सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर भेजिए ताकि हम आपसे बात कर सकें। साथ ही अगर आपका सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सवाल आते हैं तो आपका नंबर आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आएगा ज़रूर कभी ना कभी। सवाल अपने अंग्रेज़ी या हिंदी किसी भी भाषा में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।